Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. A very good morning to all of you. So इस समय सुबह के बज रहे हैं 6:50 जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोगों के एग्ज़ाम में अराउंड 10 to 12 डेज़, आपके 3 अगस्त से एग्ज़ाम है तो 12 डेज़ अप्रॉक्स हम लोग के एग्ज़ाम में बचे हैं। तो लास्ट टाइम है, तैयारी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, टाइम थोड़ा ज़्यादा देना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम। जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, जो भी आप लोग टारगेट कर रहे हैं, एमएसओई 1 2 3 4 एमपीएस या एमपीए, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो यहाँ पे कवर अप करें। तो यहाँ पे हम लोग एमएसओई 2 का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग February 2021 का पेपर ले रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका जो सब्जेक्ट है वो है डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लास्ट ईयर के 2-3 पेपर मैक्सिमम जितने आपके एग्जाम तक हो पाए हम उसे कवर कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आया था। डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा को स्टडी करने की अप्रोचेस क्या है। अच्छा, अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वेदर यू गाइज नीड द पीडीएफ और नॉट। एंड इफ आप लोगों के कमेंट आते हैं देन मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ जो है वो शेयर करूंगी। आपकी मेहनत, आपका रिप्लाई भी ज़रूरी है, अदरवाइज आई एम नॉट गोना शेयर द पीडीएफ। पहले आप लोग मुझे रिप्लाई करके बताएंगे दैट यू नीड इट और समझ में आया है, हेल्प हुई है टाइप, देन हम लोग पीडीएफ फिर इसके आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी इंडियन डायस्पोरा। सबसे पहले तो डायस्पोरा की बात क्या है, डायस्पोरा होते क्या है, हम ये समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। तो डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का था, ठीक है, जो जन्मा इंडिया में, इंडिया के निवासी थे, इंडिया में रहने वाले थे, वो अब जाके बाहर सेटल हो गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या कहलाते हैं, डायस्पोरा कहलाते हैं। वहीं यहाँ पे कुछ पर्सन रहे, आगे जाके किसी जॉब पर्पस या किसी पर्पस से दे गो अब्रॉड एंड वो बाहर पर्टिकुलरली इस टाइम पे काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी हमारे डायस्पोरा में काउंट होते हैं। क्लियर? तो डायस्पोरा क्या होते हैं, डायस्पोरा इनकम्पासेस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन ईदर ट्रेस देयर ओरिजिन टू इंडिया, जिनका ओरिजिन इंडिया में रहा है, जो इनके फॉर एग्जांपल फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इंडिया के थे, और हु आर इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, या फिर जो इंडिया के ही सिटीजन है लेकिन वो एनी ऑफ द रीजन से क्या रह रहे हैं, अब्रॉड रह रहे हैं टेम्परेरली, मतलब कुछ काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, किसी जॉब के लिए आप बाहर रह रहे हो, या फिर परमानेंटली आप परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो गए हो। अब इसमें कौन कौन लोग जाते हैं, इसमें आपके जाते हैं एनआरआई, यहाँ पे कौन कौन इंक्लूड करते हैं, ये एनआरआई को इंक्लूड करते हैं, पीआईओ को इंक्लूड करते हैं, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को इंक्लूड करते हैं। अब ये सब कौन कौन होते हैं, क्या है इनके बारे में डिटेलिंग, क्या है डिफरेंसेस, दैट विल टॉक इन सम अदर वीडियो। यहाँ पे अभी वो मतलब टॉपिक जो है वो हमारा पार्ट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं अप्रोचेस क्या है डायस्पोरा को स्टडी करने की, कितने तरीके से या क्या वेज है जिसके थ्रू आप डायस्पोरा को स्टडी करते हो। तो इंडियन डायस्पोरा को ना हर कोई अलग अलग डाइवर्स पर्सपेक्टिव से स्टडी करता है, कोई कुछ लॉजिक लगाता है, किसी के कुछ सोर्स होते हैं, तो यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है स्टडी के पर्पज से भी। आफ्टर द स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक चेंज इन 1991, जब इंडिया में 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, दैट इज क्या आया था, LPG आया था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इकोनॉमी में एक लिबरल व्यू आया था जिसके थ्रू ट्रेड प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो गए थे, इंटरनेशनल ट्रेड आप कर पा रहे थे, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इधर उधर ट्रैवल करना हम लोगों के लिए आसान हो गया था। तो तब से ये चीज़ जो थी आपकी डायस्पोरा वाली, या पर्सन बाहर जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ वर्क, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलने लगी थी। और आज की टर्म में तो आप देख रहे हो एजुकेशन के लिए भी कॉमन हो गया है। पहले काम करने के लिए आप जॉब पर्पज से बाहर जाके सेटल हो रहे थे लोग, आज तो लोग पढ़ाई करने भी बाहर जा रहे हैं कि कोई पर्टिकुलरली कोर्स करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी में आगे बोला कि मेनी इकोनॉमिस्ट कॉल दिस एज ब्रेन बैंक एंड नॉट ब्रेन ड्रेन। ध्यान से समझो ये कंसेप्ट क्या होते हैं। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, कहा जाता है कि आप यहाँ रहे, यहाँ पढ़े, सब कुछ किया, जब आपकी कमाने की बारी आई, जब आपकी वर्क करने की बारी आई, देन यू आर गोइंग आउटसाइड, और आप अपनी सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री में दे रहे हो, तो जो आप वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हो, जो भी काउंट होगा वो दूसरी कंट्री की जीडीपी में काउंट होगा, नॉट इन इंडिया। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता था ब्रेन ड्रेन, कि हमारे यहाँ का जितना भी अच्छा ब्रेन है इट इज गोइंग आउटसाइड, तो वो ब्रेन ड्रेन में जा रहा है। बट यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स ने कहा कि यार इसे ब्रेन ड्रेन मत कहो, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ ब्रेन बैंक, बिकॉज जो भी आपके पर्सन बाहर गए हैं आपके ओरिजिन के, और वो बाहर रह रहे हैं, वो कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट दे विल सेंड मनी टू
बैक टू इंडिया, वो कुछ ना कुछ मनी जो है वो इंडिया में वापस भी भेजेंगे, उनके कोई रिलेटिव रह रहे होंगे या सम टाइम कुछ ज़रूरत है तो एक ना एक दिल से कनेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, तो दे विल सेंड जो मनी, जो अमाउंट वो लोग यहाँ भेजते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, विल कॉल इट रेमिटेंसेज। एंड इंडिया इज़ द मतलब वन ऑफ द हाइएस्ट रेमिटेंस रिसीवर कंट्री है इंडिया। ठीक है, इंडिया का मेजर बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में रह रहे हैं। डायस्पोरा हम लोगों के मैक्सिमम यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया ओरिजिन के लोग आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। और वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, रेमिटेंसेस भी भेजते हैं। प्लस कुछ गल्फ नेशन में भी हम देख सकते हैं इंडियंस, मतलब इंडियंस इज एवरीवेयर मोस्टली, मतलब बाहर की कंट्री में। बस ये है कि परसेंटेज कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत नॉमिनल होती है। सो अप्रोचेस में अगर हम बात करें तो पहला है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो अब ध्यान से अगर आप इस वर्ड का मतलब समझ लोगे तो ये चीज़ समझनी आसान हो जाएगी। लिटरेरी होता है जो चीज़ लोगों ने लिखी है, लिटरेचर पढ़ते हैं ना हम लोग, फॉर एग्जांपल बुक्स पढ़ रहे हो आप लोग, तो लिटरेरी होता है जो लोगों ने लिख के, जो कुछ राइटर्स रहे, कुछ ऑथर रहे, कुछ इकोनॉमिस्ट रहे, उन्होंने कुछ बातें लिख के अपने वर्क के थ्रू भी बताई होंगी, इन्फॉर्म किया होगा। तो क्या बोला है देखते हैं। ये जो व्यू था, दिस व्यू इज गिवन बाय और फ्रॉम राइटिंग ऑफ लिटरेरी क्रिटिक्स एंड क्रिएटिव राइटर। अब मैंने बोला ना यहाँ पे तो जो ऑथर्स ने लिखी होंगी बातें तो वो यही बता रहा है, ये व्यू उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लाइक सलमान रशीद एंड वीएस नाइपॉल, दे टू आर द पर्सन जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आगे बोला तेजस्विनी निरंजना जो है, जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक बात बोली कि इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन और एग्जामिन वन सेल्फ एज इंडियन। हमें पता तो लगाना होगा कि कौन इंडियन है, हमें पहचान करनी पड़ेगी कि एक्चुअली में हु आर इंडियंस और आप किस बेसिस पे ये बात जो है वो बोल रहे हो। फॉर द स्टेक ऑफ कल्चरल पॉलिटिक्स, the identification of Indian in Gulf countries is as much as relevant as NRI in metropolitan post colonial। वो कह रहा है देखो ऐसा नहीं है कि आप ये पता लगा लो कि आज़ादी के बाद किस किस जगह पे जो है इंडियन जाके सेटल हो गए, नहीं, जितना आप आज़ादी के बाद की कहानी पता लगा रहे हो उतना आज़ादी से पहले भी जो गल्फ कंट्रीज में इंडियन गए हैं उनके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है, बिकॉज दे टू आर द पर्सन विद इंडियन ओरिजिन। वो आज़ादी से पहले चले गए, वहीं सेटल हो गए, उनके बच्चे वहीं हैं, आगे उनके बच्चों के बच्चे वहीं हैं। सो एक जनरेशन, बहुत 2-3 जनरेशन उनकी वहाँ हो गई, लेकिन उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज जो थे वो कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे। और वो पर्सन जो यहाँ से आज़ादी से पहले गल्फ कंट्री में फॉर द सेक ऑफ वर्क जो था उनको यहाँ से ले जाया गया बाय द ब्रिटिशर्स, तो उनको बोला जाता था गिरमिटियास। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो क्या हैं, यूपीएससी अगर टारगेट कर रहे होंगे तो दे न्यू दिस वर्ड गिरमिटियास। करंट अफेयर में आपने ज़रूर ये वर्ड पढ़ा होगा। तो गिरमिटियास आर दोज पर्सन जिन्हें हम लोगों ने पहले गल्फ कंट्री में, मतलब ब्रिटिशर ने गल्फ कंट्री में लेके गए थे फॉर द सेक ऑफ सर्विसेज, की ये लोग अपनी सर्विसेज वहाँ पे देंगे। आगे बोला जा रहा है आइडेंटिटी इज इनएस्केपेबल। आप किसी की आइडेंटिटी नहीं छुपा सकते हो, उसको आप बचा के नहीं रख सकते हो। एंड इट इज़ द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। और ये जो है आपका पूरा डायस्पोरा का कंसेप्ट, आइडेंटिटी पहचानना, आप किस ओरिजिन से हो, आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप क्या करते हो, ये सब ना एक साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ों से डिपेंड करती हैं। सो इट इज़ मोर रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। अब क्या बोला है यहाँ पे, डायस्पोरा शो ग्रेट कंटिन्यूटी फ्रॉम कोलोनियल टू पोस्ट कोलोनियल पीरियड। ऐसा नहीं है आज़ादी के जस्ट बाद ही तुरंत चीज़ें स्टार्ट हुई या 1991 में चीज़ें स्टार्ट हुई, नहीं, चीज़ें पहले भी चल रही थी, मूवमेंट पहले भी चल रहा था। आप अपनी कंट्री से बाहर पहले भी जा रहे थे कुछ लोग और बाद में भी जा रहे थे। रीज़न बदला, तरीके बदले, कारण बदला है कि किस रीज़न से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तरीके बदल गए हैं चीज़ों के और प्रोसीजर कुछ हद तक बदल गए हैं, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है कि मूवमेंट हो रही है। सो दिस वॉज द फर्स्ट व्यू जो हमने देखा, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड व्यू की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ डेमोग्राफिक परस्पेक्टिव। डेमोग्राफिक परस्पेक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें देखना है डेमोग्राफी क्या होती है। तो बेटा डेमोग्राफी सिंपली होती है स्टडी ऑफ आपकी पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन को पढ़ना। यहाँ पे मेंशन है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हम लोग बर्थ रेट की बात करते हैं, डेथ रेट की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करते हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, कोई इंसान कितने साल जी सकता है, लिटरेसी की बात करते हैं। ये सब जो कॉम्पोनेंट होते हैं ये डेमोग्राफी के पार्ट होते हैं। वो यही बोल रहा है, दिस परस्पेक्टिव इंक्लूड नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं, फर्टिलिटी रेट कितना है, मतलब कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, वुमेन की चाइल्ड बियरिंग एज में। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, वुमेन की जो चाइल्ड बियरिंग एज है, एक बच्चे को जन्म देने वाली एज है, उसमें कितने बच्चे जन्म दे रहे हैं, सो दैट इज नोन एज फर्टिलिटी रेट।
लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस वेरिएबल, भाषा के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें हैं, और मैरिटल ट्रेंड्स क्या हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये वाली बात, ये सब किस में जाता है, डेमोग्राफी में। तो इसीलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड एन एक्यूरेट एस्टिमेट बिकॉज द सोर्सेज आर नॉट वेल डिफाइंड। हम एक्यूरेसी नहीं पता लगा पा रहे थे कि कितने लोग हैं, एक एस्टिमेशन में एक्यूरेसी नहीं थी कि टोटालिटी कितनी है, बिकॉज सोर्स क्लियर नहीं था। लोग जो अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश कर रहे थे, लोग अलग अलग डेटा निकाल रहे थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट डेटा दे रहे हैं, लेकिन अगर उनसे भी हम पूछने जाएं कि आपने किस बेसिस पे, किस सोर्स से, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली है, क्या सर्वे किया है या कहीं और से आपने चीज़ें ली हैं, मतलब आपने कोई इंस्टीट्यूट और कोई गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के थ्रू चीज़ें कलेक्ट की हैं, तो उनके सोर्स भी प्रॉपरली वेल डिफाइंड नहीं थे। इसलिए जो रिजल्ट था वो भी एक एस्टिमेशन ही था, एक रफ एस्टिमेशन हम बोल सकते हैं। इसी में आगे देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट डायस्पोरा है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक आई मेंशन इन द वेरी स्टार्टिंग, यूएई, यूएस, सऊदी अरेबिया में लार्जेस्ट है। ऐसा नहीं है बाकी जगह नहीं है, गल्फ कंट्रीज में नहीं है और डिफरेंट जगह नहीं है, बट यहाँ पे ये दीज आर द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे लार्जेस्ट डायस्पोरा है। अब ट्वाइस माइग्रेंट क्या होता है? ट्वाइस माइग्रेंट होता है, देखो इंडिया से कुछ हिंदूज ट्रांसफर होकर फीजी गए, ठीक है, हिंदी स्पीकिंग लिख लो चलो। उसके बाद फीजी से दे अगेन ट्रांसफर टू ऑस्ट्रेलिया। ट्रांसफर एक बार हुआ प्लस ट्रांसफर दूसरी बार हुआ, तो ये जब दूसरी बार हो रहा है तो इन लोगों को, जो लोग ट्रांसफर हुए हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? ट्वाइस माइग्रेंट। एक बार होता है माइग्रेंट, मतलब एक जगह से छोड़ के आप दूसरी जगह आपने मूवमेंट की है तो यू आर माइग्रेंट, एंड देन अगेन किया है तो आप बोले जाओगे ट्वाइस माइग्रेंट। क्लियर? आगे हम लोग तीसरी देखते हैं, लिटरेरी हो गया, डेमोग्राफी हो गया। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। एंथ्रोपोलॉजी अगेन इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ, काइंड ऑफ चीज़ें, ये सब हम पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी काइंड ऑफ, देखो बेसिक चीज़ें थोड़ी सी सेम है, डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग की बात होती है ना, ह्यूमन बीइंग के माइंड स्टेट की बात है साइकोलॉजी में, कैसे वो सोसाइटी में रह रहा है, रिएक्ट कर रहा है सोशियोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग बात करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या प्रोसेस रहा है सारा। तो according to this perspective, people having national identity migrate elsewhere and become ethnic group in other country. सिंपल सा एग्जांपल हो, देखो अब हमारी फैमिली में से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन गए, बाहर गए, जॉब कर रहे हैं, वहीं सेटल हो गए, वहीं फैमिली सब अच्छे से रह रहे हैं, लंबा समय हो गया, 10 12 15 साल हो गए। अब वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वो वहाँ के भी तो एक मेंबर बन चुके हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, आपके रिलीजन के हैं, लेकिन जहाँ वो रह रहे हैं वो उस कंट्री का भी तो पार्ट है। उनको सिटीजनशिप कहाँ की मिल गई है? उस कंट्री की मिल गई है। ही इज कंसिडर्ड एज पर्सन विद इंडियन ओरिजिन, या जो लोग रह रहे हैं वो एनआरआई कहलाते हैं। बट जिनको प्रॉपर सिटीजनशिप मिल जाती है, एनआरआई को सिटीजनशिप नहीं मिलती अभी फिलहाल, ठीक है, तो क्या होता है, सिटीजनशिप उन्हें वहाँ की मिल जाती है। अब सिंपल से क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर इंडिया और कोई पर्सन इंग्लैंड रह रहे हैं, तो इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ और वो पर्सन इंडियन है, तो चांसेस आर हाई कि वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अगर वो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है और ऐसा नहीं है कि 50-60 साल से ही वहीं रह रहे हैं, तो दे विल सपोर्ट इंडिया, ठीक है। वहीं अगर इंग्लैंड और किसी और कंट्री का मैच हो रहा है तो दे विल सपोर्ट इंग्लैंड, बिकॉज वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी, उनकी एथनिसिटी किससे बिलोंग करती है? इंग्लैंड से बिलोंग करती है। रूल्स, प्रोसीजर, जो भी चीज़ें होंगी वो किसका फॉलो करेंगे? वो इंग्लैंड का फॉलो करेंगे, इंग्लैंड को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो देयर आर फ्यू रीजन जहाँ पे वो क्या एरियाज जो होते हैं जहाँ पे वो इंग्लैंड को भी प्रेफरेंस देंगे। सो दिस इज द थिंग कि एक ग्रुप का मेंबर जब कहीं और जाके, नेशनल आइडेंटिटी का मेंबर जब कहीं और जाके सेटल हो रहा है तो उनका एथनिक ग्रुप और आइडेंटिटी जो होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे इसी कंसेप्ट को बेनेडिक्ट एंडरसन ने, इसी कंसेप्ट को जो मैंने बोला, क्या बोला है, एथनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नेशनैलिटी, कि हमारी जो नेशनैलिटी है उनका एथनाइजेशन हो गया है। एथनाइजेशन होता है कोई भी ग्रुप, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, बहुत सारे बेसिस हैं, कोई ग्रुप जो होता है हम उसे एथनाइजेशन बोलते हैं। ये वही मैच का एग्जाम्पल, फ्लैग वेव करने का एग्जाम्पल है। देन वील टॉक अबाउट द फोर्थ पर्सपेक्टिव, दैट इज जोग्राफिकल एस्पेक्ट। जोग्राफिकल मतलब एरिया, एक पर्सन, अलग अलग एरिया, मतलब टेरिटरी की बात की जा रही है यहाँ पे, टेरिटरी के बेसिस पे बात की जाएगी। आप कहाँ के सिटीजन हो, आप जिस जगह की टेरिटरी में लंबे समय से रह रहे हो, हर कंट्री के सिटीजनशिप लेने के और हर कंट्री में सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, कैसे छीनी जाएगी, सबके अपने तरीके हैं। इंडिया में आपको 5 तरीके से दी जाती है, 3 तरीके से छीनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से इंडिया को 6 जोन में डिवाइड करा है, इंडियन डायस्पोरा को 6 जोन में डिवाइड करा है, कि नॉर्थ अमेरिका की तरफ जो सेटल है, यूरोप में, अफ्रीका और मॉरिशस में, वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में, पैसिफिक में और कैरेबियन वाले पार्ट में। तो हमने टोटल 6 जोन में जो है वो डिवाइड कर दिया है।
आगे क्या बोला जा रहा है, चंद्र जयवर्धना ने बोला है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इंडियन डायस्पोरा और ज्योग्राफी टेरिटरी वगैरह को लेके इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। आगे क्या बोला गया कि डायस्पोरा अक्रॉस ग्लोब, जो ऑल ओवर आपके इंटरनेशनली डायस्पोरा है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ बोथ विद इन नेशन एंड अक्रॉस नेशन। ठीक है, अब देखो, मैं अगर कोई पर्सन अगर अमेरिका में सेटल हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे जो रिलेटिव अमेरिका में थे, अब उनकी वजह से ना वहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ की पॉलिटिक्स दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। अभी देखिए, जब मोदी जी की मैं बात करूँ तो मोदी जी बहुत सारे कंसेप्ट पे जब फोकस कर रहे हैं, तो उनके फोकस एरिया में से एक फोकस एरिया डायस्पोरा भी है। व्हेन ही वेंट आउटसाइड, जब वो अपनी इंटरनेशनल मीट पे गए, तो उन्होंने जगह जगह पे जाके इंडियन डायस्पोरा को बुलाया, इंडियन डायस्पोरा से बात करी, ही इंटरैक्ट, उन्होंने थोड़े इंडिया की अचीवमेंट्स बताई, उन्होंने वहाँ से लोगों से आइडियाज़ एक्सचेंज करने की बात की। वो अलग अलग पॉलिसी निकाल रहे हैं जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया के डायस्पोरा, मतलब जो हमारे इंडियन डायस्पोरा बाहर सेटल हैं, वो आए और वो इंडिया में अपनी सर्विसेज देने की ट्राई करें। उन्हें बताया जा रहा है कि हाउ इंडिया इज़ अ बेटर प्लेस फॉर दैट। तो ये सब काम हो रहा है, डायस्पोरा पे वर्क करा जा रहा है, बिकॉज अब देखो, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री इंडिया के साथ बहुत अगेंस्ट में नहीं चल सकती है, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली राइवलरी नहीं रख सकते, और राइवलरी है तो इंडिया के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो डिपेंड करती है आपकी कंट्री और दूसरी कंट्री जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे भी। क्लियर? सो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत डिटेल में पढ़ा है, एज इट इज आंसर लर्न कर लो, डायरेक्ट अप्रोचेस पूछेगा, हम 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे करके चलेंगे। तो आपको पता है आपके एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 में से आपके पास ऑप्शन आता है, तो आप जब 20-30 क्वेश्चन करके जाओगे तो ट्रस्ट में 5 के 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाले बिल्कुल हमें बहुत प्यार से मिलेंगे। ओके, लास्ट ईयर बच्चों ने ट्रस्ट रखा था, काफ़ी हेल्प हुई है, काफ़ी पॉजिटिव बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, सो इस टाइम भी आप लोग ट्रस्ट बना के रखेंगे, सो यू विल फॉर श्योर गेट द गुड मार्क्स और आपकी अच्छे से तैयारी रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन कवर करेंगे।